जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे। कुछ सूत्र हैं विवाह के लेके, इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं जो आपके बड़े काम आएंगी, और हमारे पूर्व जन्म से रिलेटेड जो हैं वो क्या स्किल्स हैं जो हम लेके आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनकी पत्रिका में ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, आने वाली दशाएं उनके साथ किस प्रकार से जो है वो फल देने वाली हैं, पत्रिका बनवानी हो हैंड रिटन मेरे द्वारा, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क भी कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको वास्तुशास्त्र सीखना है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग मैरिज की कुछ सूत्रों की या इम्पोर्टेंट जानकारी की बात करें तो देखिए, इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि स्वयं की पत्रिका देख के या हमारे पार्टनर की पत्रिका देख के हमको पता चल जाता है कि भाई कहाँ पे त्रुटि है, किसमें त्रुटि है, या कहाँ से प्रॉब्लम उठ सकती है। तो कभी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं या हम उसका उपाय कर सकते हैं अगर करे जाने वाला है तो देखिए, अगर पत्रिका में पहला है, इत्मीनान से सारी चीज सुन लीजिएगा और उसके बाद उसको अपनी पत्रिका में लगा के भी देख लीजिएगा, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं, जैसे मैं सदैव कहता हूं लास्ट में। देखिए, पत्रिका में एक होता है बाधक स्थान। बाधक स्थान का मतलब होता है वो प्लैनेट जिसके पास पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है जीवन में कई प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के लिए। हर लगन के लिए वो बाधक स्थान फर्क होता है, वो मैं पहले आपको बता देता हूं जिससे आपको आसानी होगी जिनको नहीं पता है। अब जैसे जो चर लगन होते हैं, जैसे कि मेष लगन है, उसके लिए बाधक स्थान होता है 11वां स्थान। जो स्थिर लगन होते हैं जैसे कि वृष लगन या टॉरस लगन जो होता है, उनके लिए बाधक स्थान होता है 9th हाउस। और जो द्विस्वभाव लगन होते हैं जैसे कि मिथुन लगन हो गया, उसके लिए बाधक स्थान होता है 7वां स्थान। ये तीनों के लिए जो है 11वां, 9वां और 7वां होता है। फिर बारी आती है कर्क राशि की। अब कर्क राशि के लिए बाधक स्थान फिर से कौन सा हो जाएगा? 11th हाउस। उसके बाद सिंह राशि, उनका कौन सा बाधक स्थान हो जाएगा? फिर 9th हाउस। और कन्या लगन के लिए कौन सा बाधक स्थान हो जाएगा? 7वां स्थान। इसी तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, हमारे बाधक स्थान के स्वामी हमको पता चल गया कि भाई हमारा बाधक स्थान का स्वामी कौन सा है। उदाहरण के तौर पे मेष लगन के लिए 11वें स्थान का स्वामी जो है वो बाधक पति होता है, शनि महाराज। अब अगर ये बाधक स्थान का स्वामी पत्रिका में 12वें स्थान में जाके बैठा हो, जैसे मेष लगन की पत्रिका है और शनि महाराज 12वें स्थान में जाके बैठ जाएं, या 12वें स्थान का स्वामी आके 11वें में बैठ जाए शनि महाराज के घर में, उसी घर में जो बाधा उत्पन्न करता है उस घर में आके बैठ जाए। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। एक पहला क्या है, हमको अपने बाधक स्थान का पता चल गया। अब अगर बाधक स्थान का स्वामी 12वें में चला गया, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया यहाँ पे कि अगर शनि महाराज 12वें स्थान में मेष लगन में जाके बैठ जाते हैं तो विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि 12वें स्थान का स्वामी मेष लगन में कौन सा हुआ? बृहस्पति महाराज। अगर वो आके 11वें स्थान में बैठ जाते हैं तो भी वो विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है या दूसरा सूत्र क्या है। आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज, लगन पत्रिका की बात कर रहा हूं, अगर
शुक्र महाराज मान लीजिए 2 मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं, विवाह से संबंधित हैं, विवाह के कारक प्लैनेट हैं, 7वें स्थान के कारक प्लैनेट हैं। अब आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज 2 मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं मान लीजिए। इसका मतलब होता है कि भाई विवाह में किसी प्रकार की हमको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये एक नेचुरल बात है, आप ये मान के चलिए। अब यहीं पे ये कब प्रॉब्लम नहीं रहेगी, चाहे शुक्र जो है आपकी पत्रिका में 2 मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठे भी हुए, मालूम पड़ा या उनके साथ उनका बहुत संबंध गहरा बन के आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि मंगल और केतु के साथ शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में लगन में बैठे होंगे। वहीं पे अगर आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली जो होती है, जो हम लोग विवाह के लिए भी देखते हैं, स्पेसिफिकली विवाह के लिए देखी जानी ही चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि जो नवमांश कुंडली है, अगर वो तुला लगन की या वृष लगन की आपकी बन के आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर नवमांश कुंडली में शुक्र महाराज तुला राशि के या वृष राशि के बैठे हुए हैं, तो जो ये शुक्र का के ऊपर जो खराब असर है, जो मेलिफिकनेस है उसके ऊपर, वो दूर हो जाएगी। इसका अर्थ ये होता है कि जातक या तो रेमेडी करके विवाह को अपने बचा सकता है, या ऐसा भी होता है कि उसने पूर्व जन्म में किसी प्रकार के कोई उपाय कर लिए थे, जिसकी वजह से उसका विवाह जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा। दोबारा पॉइंट को सुन लीजिएगा कि अगर आपकी पत्रिका में शुक्र जो है वो 2 मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विवाह आपका भंग हो जाएगा या खराब हो जाएगा। इस सूरत में कि अगर नवमांश कुंडली आपकी तुला की है या वृष की है, या शुक्र आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में अगर तुला राशि का या वृष राशि का जाके बैठ जाता है, लगन फिर नवमांश में कोई भी हो, तब भी देखिए विवाह से संबंधित उपाय कारगर होंगे, या आप पहले से ही उस चीज को करके आए हैं। इसको इस तरीके से लेना चाहिए। आपकी पत्रिका में अगर राहु या केतु 7वें स्थान में बैठे हुए हैं पत्रिका में, किसी की भी पत्रिका में, लगन कुंडली की बात कर रहा हूं, अगर 7वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि पहला तो इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर केतु 7वें स्थान में बैठा हुआ है, तो विवाह में इंटरेस्ट तब तक नहीं जागेगा जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो जाती है। ये देखिए एक बहुत अच्छा रूल भी है, या यूं कहा जाना चाहिए कि इसके बाद विवाह अच्छा सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि जो केतु महाराज हैं वो विवाह को सपोर्ट करते हैं। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि केतु विवाह को नहीं भंग होने देता है या भंग नहीं करता है। उसकी वजह यह है क्योंकि उसके हिसाब से वंश वृद्धि होनी चाहिए, धर्म चलता रहना चाहिए आगे। तो यहाँ पे मोस्टली संतान उत्पत्ति के बाद बैठा हुआ केतु जो है वो विवाह को सुचारू रूप से चलाने लगता है, या विवाह में इंटरेस्ट आने लगता है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पत्रिका में आपके राहु या केतु 7वें स्थान में बैठे हुए हैं और नवमांश कुंडली में अब हम लोग चले जाएं इनको मैच करने के लिए, तब क्या होगा कि भाई 7वें स्थान में कई लोग कहते हैं कि राहु और केतु बैठे हुए हैं, तो विवाह में भंग होने का, प्रॉब्लम्स आने का काफी संभावना रहती है। कब ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी या शॉर्ट हो जाएंगी, तब आप नवमांश कुंडली में पहुंच जाइए। अब नवमांश कुंडली में अगर आपकी पत्रिका में वहां पे 7वें और 8वें स्थान का कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, मतलब 7वें स्थान का स्वामी अष्टम में बैठा है, या अष्टम का 7वें में बैठा हुआ है, या वहां पे 8वें स्थान के स्वामी का और दूसरे स्थान के स्वामी का, नवमांश कुंडली की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है और आपकी पत्रिका में, लगन पत्रिका में राहु या केतु 7वें स्थान पे बैठे हुए थे, तो नवमांश कुंडली में हम लोग जाके देखेंगे, 2 पॉइंट्स वहां पे देखेंगे कि अगर 7वें और 8वें स्थान के स्वामी का नवमांश कुंडली में
कंजंक्शन बन के आ रहा है, या एक दूसरे के घरों में बैठे हैं, या किसी प्रकार का संबंध बन के आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वहां पे 8वें और दूसरे स्थान का संबंध बन के आ रहा है नवमांश कुंडली में, इसका मतलब यह है कि विवाह भंग होने का और दूसरा विवाह होने का संयोग फिर बहुत प्रबल हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। अब अगर आपकी लगन पत्रिका में मान लिया जाए 7वां स्थान दूषित है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आ रही है, लगन कुंडली में अगर आ रही है, और नवमांश कुंडली में आप जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि 7वें स्थान का स्वामी अपने पूर्ण बल के साथ बैठा हुआ है, अपनी राशि का, उच्च राशि का केंद्र में सुसज्जित तरीके से बैठा हुआ है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवमांश के लगन का जो स्वामी है वो भी बड़ी उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, और आपके लगन पत्रिका में 7वां स्थान दूषित है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि तब रिलेशनशिप इशू होंगे, मैरिज बाधित नहीं होगी, मैरिज नहीं टूटेगी, मैरिज खराब नहीं होगी। अगर आपके लगन कुंडली में 7वां स्थान खराब है या मैरिज से संबंधित प्रॉब्लम नजर आ रही है, और नवमांश कुंडली में 7वां स्थान और नवमांश कुंडली का लगन का स्वामी वो अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं, तो ये दोनों चीजें क्या शो करती हैं? आदमी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए, ये शो करती हैं रिलेशनशिप इश्यूज होंगे लगन कुंडली से, क्योंकि 7वां स्थान खराब है, और नवमांश में क्योंकि वो एक्यूरेट हो गया है, अपनी राशि का बैठा हुआ है, या सुसज्जित है, या बली हो गया है वहां पे नवमांश लगन, वो ये बताता है कि मैरिज जो है वो चलती रहेगी, किसी प्रकार का कोई डाइवोर्स, सेपरेशन, इस प्रकार की चीजें नहीं आएंगी। और अगर आपको ये लगता है कि आपके लगन कुंडली में 7वां स्थान जो है वो बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, सुंदर स्थिति बनी हुई है मैरिज को लेके, और नवमांश कुंडली में अगर आप देखेंगे कि 7वें स्थान का स्वामी वहां का खराब है, नवमांश के लगन का स्वामी भी 8वें में, 6ठे में, 12वें में जाके बैठ गया है, तब आप मान के चलिए कि मैरिज के भंग होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। इन दोनों चीजों का डिफरेंस समझ लीजिएगा। अब एक और सूत्र देखिए, अगर आपके लगन का स्वामी, जो हमारी लगन की कुंडली है, अगर हमारे लगन का स्वामी पत्रिका में 6ठे, 8वें या 12वें स्थान पे बैठा होता है, तो ये कई प्रकार का देखिए दरिद्र योग भी बनाता है, हेल्थ इश्यूज भी बनाता है, कई प्रकार की हमारे कई प्रकार के पेंडिंग कर्मास भी शो करता है हमारे स्वयं को लेके, जो काफी बदलाव का सूचक होते हैं। लेकिन नवमांश कुंडली में अगर लगन का स्वामी, नवमांश कुंडली के लगन का स्वामी अगर 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो ये पहली बात तो विवाह में रुचि ना होना दर्शाते हैं कि व्यक्ति की रुचि विवाह में नहीं है, वो खुश नहीं है, या विवाह का भंग होना बताते हैं। ये दोनों चीजें, नवमांश कुंडली का लगन का स्वामी अगर 6ठे, 8वें या 12वें में बैठा होगा तो वो देखिए दूसरी चीज बता रहे हैं, और जो लगन कुंडली के लगन का स्वामी होगा अगर वो 6ठे, 8वें और 12वें में बैठा है तो वो दूसरी चीज बता रहा है। इसका अवश्य संज्ञान ले लीजिए। अच्छा, अब एक और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है वृश्चिक लगन में, और आपका नवमांश कुंडली का जो लगन है, पहला घर है, वो बन के आया है कर्क लगन का या कैंसर का। ये क्या शो करता है? देखिए, जो हमारे नवमांश कुंडली का जो लगन होगा वो हमारा ट्रू नेचर शो करता है विवाह को लेके, उन चीजों को लेके। चाहे अब आप स्कॉर्पियो लगन की बात करेंगे तो आप बात करेंगे कि भाई किसी का जन्म स्कॉर्पियो लगन में हुआ है, तो अब ये अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की विविधता, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों का स्वामी हो सकता है या उससे प्रेरित हो सकता है। लेकिन अगर नवमांश कुंडली में कर्क लगन, जैसे मैंने आपको बताया, नवमांश कुंडली में पहले घर में कर्क राशि पड़ रही है, मतलब नवमांश जो है वो कर्क लगन का अगर बन के आ रहा है,
तो त्वरित आप जान लीजिए कि ऐसे जातक का जो इंडिविजुअल नेचर है वो कर्क से प्रेरित होगा, कर्क राशि से। मतलब कैसे? घर, परिवार, ममता, इमोशंस, इन सारी चीजों से प्रेरित होगा, ना कि स्कॉर्पियो से हम लोग देखेंगे विवाह को। बिल्कुल नहीं देखेंगे कि विवाह को लेके इसका क्या रवैया है, इसका क्या दृष्टिकोण है जातक का, वो हम लोग नवमांश कुंडली के लगन में जो राशि पड़ रही है उसके हिसाब से देखेंगे। ये बात अवश्य याद रखिएगा। देखिए, क्योंकि वही आदमी का ट्रू नेचर बाहर निकाल के लेके आता है। अब आपकी पत्रिका में एक और सूत्र, हम उससे पहले जो स्किल्स की तरफ जाएं उससे पहले एक और सूत्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नवमांश कुंडली में आपकी पत्रिका में जहां पे भी स्कॉर्पियो साइन या वृश्चिक राशि पड़ेगा, वो देख लीजिए सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, लड़ाई झगड़ा या उठापटक का, क्रूएल्टी का कारण बनेगा। ये याद रखिए। नवमांश कुंडली में आपकी पत्रिका में जहां पे भी आप देखेंगे कि ये वृश्चिक साइन पड़ रहा है, स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा है, और जहां पे नवमांश कुंडली में आपकी पत्रिका में कुंभ राशि पड़ रही है या एक्वेरियस साइन पड़ रहा है, आपका कोई भी नवमांश कुंडली का लगन हो, मान लीजिए आपका कर्क है और आपका जो एक्वेरियस साइन है वो कहां पड़ेगा? कुंभ राशि, फिर 8वें स्थान पे। अब 8वां स्थान के मतलब क्या है कि 8वां स्थान का मतलब है विवाह से संबंधित, कि हमारे इन लॉज के बारे में, छोटा सा ही उदाहरण दे रहा हूं, हमारे इन लॉज के बारे में शायद हमको पता ही नहीं चल पाए, अनभिज्ञ हो, कैसा है, कौन है, कैसे बिहेव करेंगे, या उनके मामले में हम पूरी तरीके से लॉस्ट हैं, पैसे से संबंधित, जो जॉइंट एसेट्स हैं उनसे संबंधित। तो उन चीजों को लेके हम देखेंगे कि हमको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और जहां पे भी आपके नवमांश कुंडली में वृश्चिक राशि होगी, जहां पे भी पड़ती होगी, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको उठाने को पड़ेंगी। ये बात अवश्य याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए, स्किल्स पे। स्किल्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आते हैं कि हमारा जो नवमांश कुंडली होती है उसका जो पहला घर होता है, पंचम स्थान होता है और नवम स्थान होता है हमारी नवमांश कुंडली का। वहां पे जो भी ग्रह बैठे होते हैं हमारी पत्रिका में, वो हमारे जीवन में हमारे पूर्व जन्म से संबंधित हमारी स्किल्स को दर्शाते हैं कि भाई हम इनमें क्वालिफाइड होंगे। अच्छा, इसे 2 चीजें होती हैं। क्या होता है? पहली बात तो हमको अपनी पत्रिका रेक्टिफाई करने का मौका भी मिल जाता है। रेक्टिफाई करने का मतलब समय जांचने का, कि क्या हमारा समय सही है इस चीज से। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे सूर्य अगर आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में पहले स्थान पे बैठा हुआ है, अब सूर्य जाना जाता है, मान लीजिए डांस के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, इन चीजों के लिए वो जाना जाता है। हाँ, अब आपकी पत्रिका में सूर्य पहले घर में बैठा है तो आप एक नेचुरल डांसर, इंटरटेनमेंट की स्किल, एक रिदम, ये सब आपको नेचुरल होगा उस चीज में। अगर आपकी पत्रिका में ऐसा नहीं है, आप कहें कि नवमांश कुंडली के पहले स्थान में हमारी पत्रिका में सूर्य तो बैठा हुआ है लेकिन हमको तो डांस की ABCD नहीं आती है, इसका अर्थ क्या है कि आपका जो टाइमिंग है पत्रिका का वो ऊपर नीचे है। इसका मतलब सूर्य या तो 12वें स्थान में है या दूसरे स्थान में होगा। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य पहले स्थान में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, इसका मतलब है पूर्व जन्म से आप वो स्किल लेके आए हैं। पहली बात, इससे आप अपनी पत्रिका का टाइम मैच कर सकते हैं। दूसरा, आप इससे क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर ले सकते हैं कि देखिए आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, आप उनको बढ़ा सकते हैं। जो आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप उन पे काम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जातक पूछता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब उनको अगर पता है, अच्छा ठीक, हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आपका जो टैलेंट होगा, जैसे फर्स्ट हाउस से पंचम और नवम से जो नवमांश कुंडली का हम लोग देखेंगे, उससे हमको अपने स्किल्स तो पता चलेंगे ही पता चलेंगे,
हमारे लाइफ पार्टनर सामने जो उनके नवमाशा में जो फर्स्ट हाउस में, पंचम में और नवम में जो ग्रह बैठे होंगे, हमें उनकी भी स्किल्स पता चलेंगी। अब अगर वो मैच करती हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं मैच करती हैं तो कई बार वहां पे भी देखिए उठापटक आता है कि कोई साथी जाना चाहता है मूवी, पिक्चर देखने, आनंद लेने, और कोई साथी घर में बैठ के किताब पढ़ना चाहता है आराम से। यहां पे देखिए डिफरेंस हो जाता है। बात छोटी लगेगी लेकिन घर परिवार को चलाने में, विवाह को चलाने में, रिलेशनशिप को चलाने में बहुत बड़ा रोल ये अदा करती है। तो अगर हम लोग ये मान के चलें कि नवमांश कुंडली में किसी की भी पत्रिका में फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस, अच्छा ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, जो फर्स्ट हाउस होता है वो नेचुरल हाउस है नवमांश कुंडली का। मतलब यहां पे हम नेचुरल वो चीज लेके पैदा हुए हैं। अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए कोई प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो, अभी जिनके बारे में, सबके बारे में बताएंगे, कोई भी प्लैनेट अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली के, तो नेचुरल टैलेंट वो देता है, इन बिल्ड होता है, वो आप पहले से लेके आए हुए हैं। और अगर वो पंचम स्थान में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली के, तो वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि देखिए वो टैलेंट तो आपके अंदर है उस चीज का, लेकिन अभ्यास करने से, क्योंकि पंचम स्थान हमारी पत्रिका में शो करता है लर्निंग एबिलिटीज का, तो हम सीख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं और हम उसको पॉलिश कर सकते हैं। और अगर कोई प्लैनेट नवमांश कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम किसी के गुरु या टीचर, क्योंकि 9th हाउस गुरु या टीचर या ज्ञान लेने का होता है, तो हम उन चीजों को ज्ञान लेके और सीख सकते हैं। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मान लीजिए इसका उदाहरण यह है कि अगर किसी के नवमांश कुंडली में पहले स्थान पे सूर्य बैठा हुआ है, तो वो एक नेचुरल डांसर होगा, उसमें नेचुरल एक रिदम होगी, एक एंटरटेनमेंट के प्रति उसका नेचुरल फ्लेयर आप देखेंगे। अगर वो पंचम में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में सूर्य आपकी पत्रिका में, तो वो क्या शो करता है कि हम उसको सेल्फ एबिलिटी से लर्न करके, अभ्यास से हम उसको बढ़ा सकते हैं उस चीज को। और अगर सूर्य आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो क्या बताता है? डांस पसंद तो है, उसका हमको नॉलेज भी है, लेकिन हम किसी गुरु के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, उनके संरक्षण में हम इस चीज में पारंगत हो सकते हैं। ये देखिए चीज बताता है फर्स्ट, फिफ्थ और 9th का ये डिफरेंस है, जो भी ग्रह बैठा होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सूर्य महाराज की। अगर सन आपकी पत्रिका में, नवमांश कुंडली की बात हो रही है यहाँ पे, आपके स्किल्स की जो पूर्व जन्म से आप लेके आए हैं, अगर वो आपके देखिए फर्स्ट, फिफ्थ या 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो नेचुरल आप देखेंगे कि आपके अंदर एक लीडरशिप की जो एक होती है ना क्वालिटी, स्किल, वो आपके अंदर शुरुआत से है। एक पुशिंग फैक्टर होता है जीवन में काम करा ले जाने का, वो आपको आएगा जब फर्स्ट, फिफ्थ और 9th में बैठा हो। रीडिंग, वेदास, मंत्रास, इनसे भी आपका अवश्य नेचुरल एक साधका पड़ेगा, वो आपके अंदर हैं, आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं। वो आप देखेंगे अगर फर्स्ट, फिफ्थ और 9th में सन बैठा है, तो वो आपके अंदर नेचुरल एक टैलेंट है उन चीजों की तरफ आकर्षित होने का। डांस, रिदम, इंटरटेनमेंट, रीडिंग, किसी ना किसी प्रकार की अथॉरिटी, पावर, ये देखेंगे आपकी इनके अंदर स्किल्स हैं। जातक कभी कभार जो है ट्रैकिंग पे जाना, माउंटेनियरिंग पे जाना, या हो सकता है उसको फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें नेचुरली पसंद हों, जब सन नवमांश कुंडली में फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस में बैठा हो। किसी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में वो दक्ष हो या उसका इंटरेस्ट हो, देखिए वो ये चीज जो शो करता है कि आप ये अपने पूर्व जन्म से जो है वो टैलेंट लेके आए हैं। अब आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में अगर फर्स्ट, फिफ्थ या 9th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो देखिए ये नेचुरल टैलेंट शो करता है किसी ना किसी प्रकार का सिंगिंग से रिलेटेड, गाने से रिलेटेड, मधुरता से रिलेटेड, उसका नेचुरल होगा, कॉस्मोलॉजी में उसका इंटरेस्ट होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ट्रैवलिंग, कहीं ना कहीं उसके जीवन में अवश्य वो उसकी एक
स्किल के रूप में इस प्रकार से बाहर आएगी, क्योंकि उससे वो बहुत कुछ बना लेगा, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी, किसी ना किसी प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स में वो दक्ष होगा या उसका इंटरेस्ट होगा, ये उसके स्किल्स को शो कर रहा है किसी ना किसी प्रकार का। वाटर स्पोर्ट्स में देखिए स्विमिंग आ जाता है, जहां पे वो अवश्य उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है। इन चीजों के बारे में पढ़ना, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना, इमेजिनेशंस बहुत अच्छी होंगी, आवाज बहुत सुंदर मधुरता से भरी होगी अगर वो फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है। एक और बहुत सटीक सी बात है कि चंद्रमा जब नवमांश कुंडली के फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में बैठा होता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है, और वो ये टैलेंट है कि जिस क्षेत्र में भी वो काम करता है उस क्षेत्र में बहुत कम समय के लिए, पीरियड के लिए वो बहुत ब्रिलियंट काम करेगा, जिसको यूं कहा जाए ना कि उनको वो 3 घंटे उनके पास थे और उन्होंने उन 3 घंटे में बहुत बड़ा काम किया। 24 घंटे वो नहीं काम कर पाएंगे उसी तरीके का, लेकिन वो 3 घंटे या जीवन के वो 3 साल, इस तरीके का जो पॉइंट है वो एक बड़ा स्किल होती है उनके पास, शॉर्ट टाइम में एक ब्रिलियंस शो करने की। दे कैन बी वेरी गुड एट दैट। उनके अंदर ये स्किल होती है, उनको ये चीज समझ आनी चाहिए कि अच्छा लॉन्ग लास्टिंग वाले नहीं, ये वाली चीज जो है वो मेरे अंदर ज्यादा शार्प है। अब पत्रिका में अगर नवमांश कुंडली में अगर फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में मंगल महाराज बैठे हुए हैं तो देखिए कौन से कार्यों में जातक दक्ष होता है। भाई जिन कार्यों में अग्नि से रिलेटेड काम होते हैं, देखिए मंगल अग्नि है, तो अग्नि से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसमें उसका किसी प्रकार का स्किल होगा। कोई मार्शल आर्ट, कोई योगा, जितने भी ये वाले सारी एक्सरसाइजेज, रनिंग, ये जितनी भी हार्ड एक्सरसाइजेज हैं, किसी प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइजेज जो होती हैं, उनमें वो किसी ना किसी प्रकार का दक्ष जरूर होगा। किसी प्रकार के शस्त्रों से रिलेटेड उसके अंदर कोई स्किल जरूर होगी। यहां पे शस्त्र से जरूरी ये नहीं है कि तलवार चलाना जानता है या पिस्तौल चलाना जानता है, हो सकता है यहां पे बात इंजीनियरिंग की हो रही हो, उसमें उसको किसी ना किसी प्रकार की दक्षता हो सकती है, खाना बनाने की दक्षता हो सकती है। मंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कि मंगल जब आपके फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है तो एक जीतने की और कॉम्पिटिटिव जो एक होती है ललक आदमी के अंदर, जो एक प्रेरणा होती है, वो बड़ी नेचुरल होती है। अगर आपके नवमांश कुंडली में फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो जो एक कंपटीशन की भावना है, एक युद्ध की भावना जिसको कह लीजिए, जीतने की भावना है, वो अवश्य होती है वहां पे। और देखिए कहीं ना कहीं पैशन से संबंधित है मंगल, तो जिनकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ में बैठा होगा मंगल, तो इस चीज में भी उसकी रुचि होगी कि उसके पैशंस हाई होंगे। स्किल इसलिए क्यों? क्योंकि ये आप अपने पार्टनर के साथ मैच कर सकते हैं कि आपका मंगल अगर फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ में बैठा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप इस चीज में बड़े पारंगत हैं, और अगर आप, और उसके लिए आपके पास एक हाई एनर्जी है, और आपके अगर लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा नहीं है तो देखिए वहां पे भी सामंजस्य में बिखराव या टकराव हो सकता है। अब अगर आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में पहले, पंचम या नाइन्थ हाउस में बुध महाराज बैठे हैं तो आप पूर्व जन्म से क्या लेके आए हैं? एक राइटिंग का जो है एक लेके आए हैं, एक ड्राइंग का लेके आए हैं, एक डिजाइनिंग का लेके आए हैं, अकाउंट्स का लेके आए हैं, गुणा भाग जिसको कहते हैं ना, वो चीज एक लेके आए हैं, एस्ट्रोलॉजी का लेके आए हैं। आपका एस्ट्रोलॉजी का स्किल होगा जरूर कहीं ना कहीं से, जब बुध महाराज फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ में या नाइन्थ में बैठे हुए हों। राइटिंग का, डिजाइनिंग का, अकाउंट्स का, इनमें आपका नेचुरल फेयर होगा। बिजनेस, क्योंकि बुध देखिए बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस करना भी अपने में एक स्किल है। देखिए अगर पत्रिका में आपकी नवमांश कुंडली में बैठा होगा बुध महाराज फर्स्ट में, फिफ्थ में या नाइन्थ में, तो आप देखेंगे कि नेचुरल आपका उधर इंक्लिनेशन जाता है। चाहे आप सर्विस कर रहे हैं तो भी आप सोचेंगे कई बार कि भाई हम बिजनेस की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं बार बार, या क्यों हम उधर जाने की सोचते हैं। तो देखिए आपके नवमांश कुंडली में
फर्स्ट में, फिफ्थ में और नाइन्थ में कहीं जो है बुद्ध महाराज तो नहीं बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल टेंडेंसी आपको दे रहे हैं उस चीज की। किसी भी प्रकार का आप यूं मान के चलिए जोक्स हैं, किसी भी प्रकार का एक जिसको कहा जाए कि आनंद की स्थिति उत्पन्न करने वाला जो जातक होगा वो स्किल उसके अंदर होगी। बातों बातों में लोगों को हंसा देने वाला होगा, चीजों में किसी प्रकार की कोई मिमिक्री है, आदतें, ये देखें ये बुद्ध जो है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि बालक सरीखा है ना, तो दूसरों की नकल करना उसको आता है किसी चीजों को लेके। इस चीज में भी वो अडाप्ट होगा, वो स्किल होगी उसके अंदर बहुत अच्छी कि लोगों को हंसा देने की एक जो एक कॉमिक टाइमिंग होती है वो उसके अंदर जबरदस्त होगी। तो उससे आप जांच सकते हैं आपकी पत्रिका में बुद्ध फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, अगर किसी को एंटरटेनमेंट लाइन में इस सेक्शन में अगर जाना होता है तो। अब बृहस्पति अगर आपकी पत्रिका में देखिए फर्स्ट में, फिफ्थ में और नाइन्थ में बैठा हुआ है, वो क्या शो करता है? वो शो करता है कि कहीं ना कहीं वेद, वेदांत, शास्त्र, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, रिलीजन, इनसे जो है कहीं ना कहीं जातक का एक नेचुरल स्किल होगी इन चीजों को लेके। एक एडवाइजिंग जो होता है ना, किसी को कंसल्टेशंस, एडवाइजरी जो कैपेसिटीज होती हैं वो उसके अंदर नेचुरल होगा। क्योंकि गुरु सरीखा है तो टीचर की कोई कला, ज्ञान देने की कला, ये एडवाइजिंग करने की, कंसल्टिंग करने की, ये सारी चीजें उनके अंदर नेचुरल टैलेंट होगा। एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस रहना, ये भी देखिए देता है। ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है देखिए। तो अगर जुपिटर बैठा हो 1 में, 5th में या 9th में, तो वो भी देखिए इस प्रकार की हमको स्किल प्रदान कर सकता है, इंक्लूडिंग द ग्रामर पार्ट, जो कि बृहस्पति या बुद्ध भी अगर 1st, 5th या 9th में बैठा है तो वो व्याकरण में या ग्रामर में जो है वो बड़ी शुद्धता प्रदान करता है। तो देखिए बृहस्पति इन सारी चीजों को शो करता है। एक ऑर्गेनाइज करने का जो आदमी के अंदर स्किल होती है, लोगों को मैनेज करने की जो स्किल होती है, एडवाइस करने की जो सलाहकार होते हैं बड़े बड़े, उस तरीके से गुरु बनने की जो स्किल होती है वो उनके अंदर होती है, आप देखेंगे। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए कि नवमांश कुंडली में 1st, 5th या 9th हाउस में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। किसी की भी पत्रिका में नवमांश कुंडली की बात ये हो रही है कि पूर्व जन्म से हम अपने अंदर क्या स्किल्स लाए हैं, ये आप जांच सकते हैं और उससे आप कई प्रकार का आपको ज्ञान अर्जित हो सकता है उस चीजों को लेके, जिसका मैंने पहले ही बता दिया। शुक्र महाराज जो अगर बैठे हों नवमांश कुंडली में ऐसी स्थिति में, तो देखिए जातक को किसी ना किसी प्रकार से आर्ट से संबंधित कोई ना कोई स्किल जरूर देते हैं। किसी भी प्रकार का आप मान लीजिए कि आर्टिस्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन चीजों में उसका रुझान नेचुरली होगा। एक बॉर्न आर्टिस्ट, एक लिखने वाला, एक ऑरेटर, बोलने वाला भी आप यूं कह सकते हैं, जो बोलने की कला में भी बहुत बढ़िया होगा। लव मेकिंग में भी, रिलेशनशिप्स में भी जो हम लोगों के बीच में होते हैं, लाइफ पार्टनर्स के बीच में, उसमें भी काम कला में बड़ा दक्ष होगा। जब शुक्र 1st में, 5th में और 9th में अगर बैठा हो नवमांश कुंडली में, तब आप देखेंगे कि उस चीज के लिए उनका नेचुरली वो चीज आती है। तो आर्टिस्ट होता है बहुत स्पेसिफिक, बहुत डिटेल की तरफ जाना किसी भी पॉइंट को लेके। पॉलिटिकल सिनेरियो भी उनके अंदर होता है कहीं ना कहीं से। क्यों ये स्किल होती है? क्योंकि शुक्र जो है वो पॉलिटिकली रिलेटेड है। तो जहां पे भी आप देखेंगे कि शुक्र 1st, 5th या 9th हाउस में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, तो पॉलिटिक्स में उनका नेचुरल इंटरेस्ट हो सकता है। किसी ना किसी प्रकार की उनकी हीलिंग कैपेसिटी होगी। शुक्र जो है वो संजीवनी विद्या जानते हैं। और अगर आपकी पत्रिका में नवमांश में 1st, 5th और 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको वो हीलर होना शो करते हैं। आपके अंदर कौन सी हीलिंग टेक्निक है, ये आप अवश्य जान और ध्यान दे सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो शुक्र जो है ऑल एंड ऑल एक आर्टिस्ट को, एक अच्छा बोलने वाला, एक पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें शो करता है। जब शनि महाराज आपकी पत्रिका में देखिए 1st, 5th या 9th हाउस में बैठे हो, तो वो क्या शो करते हैं? देखिए वो शो करते हैं एक बहुत, आप यूं कह सकते हैं, अगर शनि महाराज बैठे हो तो ऐसे जातक को
नेचुरली आप देखेंगे वो स्किल्ड होता है निशाना लगाने में। ये बहुत ऑड बात है लेकिन बहुत एक्यूरेट बात है कि उसका जो एक निशाना लगाने की प्रवृत्ति होगी किसी भी चीज को लेके, वो बड़ी सटीक हो सकती है। चीजों में एडजस्ट करना उसको बड़ी अच्छी तरीके से आएगा, इसमें स्किल्ड होता है। ट्रेडिशनल साइंसेस को पढ़ना ये उसको पसंद आता है। जो ट्रेडिशनल चीजें होंगी पुरानी, अपने घर की प्रथा परंपराएं, इन चीजों को भी लेके, या हमारे जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके, उनमें देखिए उसकी मास्टरी होगी। अगर सैटर्न 1st, 5th और 9th में बैठा है तो बाहर की कोई लैंग्वेज को लेके भी वो दक्ष हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। 1st, 5th और 9th में सैटर्न बैठा हो तो आप यूं कह सकते हैं कि उसको स्टेज पे बाहर जाके, उसको एक स्टेज में जाने में उसको कहीं ना कहीं से जो है वो झिझक महसूस होती है, वहां नहीं जाने में कंफर्टेबल वो नहीं फील होगा। ये भी आप एक साइन देख सकते हैं सैटर्न का जब 1st, 5th और 9th में बैठा हो। हाँ, अगर सन उसको देख लेता है, उसके ऊपर असर डाल देता है, तब ये पॉइंट दूर कर देता है स्टेज फ्राइट का, तब ज्यादा कॉन्फिडेंटली जो है वो जा सकता है या एडजस्ट कर लेता है। अदरवाइज सैटर्न 1st, 5th और 9th में तो बाहर पब्लिक में जाके, स्टेज में जाके बोलना थोड़ा उसके लिए ऑकवर्ड होता है या कहीं घबराता है, बहुत परिश्रमी हो सकता है ऐसा जातक। वो अपने साथ क्या स्किल लेके आया है, एक बड़ी हार्ड लेबर की। और वो हार्ड लेबर कौन सी है? कई दुखों को सहने के बाद भी चलते रहने की जो स्किल होती है ना, वो ये सैटर्न प्रदान करता है जब 1, 5 और 9 में नवमांश कुंडली में बैठा होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो है सैटर्न यहां देता है कि ऐसा जातक गिरता नहीं है, वो पलट पलट के वापस आता है। आप उसको देखेंगे, उसके अंदर वो स्किल होती है, जैसे गिर गया फिर उठा, गिर गया फिर उठा। जीवन जितनी बार उसको नीचे गिराएगा वो उतनी बार ऊपर उठेगा। जब 1st, 5th और 9th में नवमांश कुंडली में शनि महाराज बैठे हों, ये उसके अंदर की स्किल ही होगी कि जिसको कहा जाता है कि दे नेवर गिव अप, वो चलते रहेंगे चीजों को लेके। तो ये एक प्रकार की स्किल है और बहुत अच्छी स्किल है। उसको इस चीज को पहचान के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमारी पत्रिका में 1st, 5th और 9th हाउस में राहु महाराज बैठे होते हैं, नवमांश कुंडली की बात हो रही है, तो कौन सी स्किल्स हम लेके आते हैं? हम लेके आते हैं कई प्रकार की इनोवेशंस। हम कई प्रकार का इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस एक ही बार में, बहुत सारे काम करने की प्रवृत्ति एक ही बार में, सारी चीजें मिक्स कर देने की प्रवृत्ति एक ही बार में। ये राहु देखिए जब नवमांश कुंडली में 1st, 5th और 9th में बैठा होगा तो वो ये चीजें शो करता है। आप ये कह सकते हैं पूर्व जन्म से हम ये चीजें लेके आए हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो इनोवेटिव होता है, मॉडर्नाइजेशंस की तरफ जाता है, बाउंड्रीज तोड़ के कोई अलग हटके काम करना चाहेगा जातक, वो उसके अंदर की स्किल होगी। आप ये पहचानेंगे कोई केमिकल्स है, कोई इलेक्ट्रिसिटी है, इन चीजों से भी संबंधित टेक्नोलॉजी है, इन सबसे संबंधित कोई नया कार्य करना, हजारों प्रकार की इमेजिनेशंस दिमाग में आना इन चीजों को लेके, और मिक्स थॉट्स, मिक्स इमेजिनेशंस, ये भी देखिए शो करता है राहु महाराज। तंत्र मंत्र विद्या ज्ञान धर्म इन चीजों को अपोज करेगा जब राहु 1st, 5th और 9th में नवमांश कुंडली में बैठ रहा होगा। या हम कभी कोई तंत्र मंत्र सिद्धि पूजा कोई उपाय करते हैं तो वो हमारा पूरा नहीं होने देता है। ये भी देखिए एक पॉइंट शो करता है। राहु अगर नवमांश कुंडली के 1st, 5th और 9th में बैठा हो, वो हम उन चीजों में कारगर नहीं होने देता है। और वैसे किसी ना किसी प्रकार का कोई केमिकल से रिलेटेड दक्षता होती है, कोई उसमें काम करने वाले हैं, कोई स्पेस वाले पॉइंट पे काम करने वाले हैं, उन चीजों से रिलेटेड अवश्य वो कोई स्किल या दक्षता प्रदान करता है। जितने भी स्किल्स होती हैं जो हम लोगों ने अभी पहले बात करी हैं, वो सारी स्किल्स का समावेश भी राहु शो कर सकता है।
फर्स्ट में, फिफ्थ में और नाइन्थ में, कि जैसे वो बहुत बढ़िया पेंटर भी हो सकता है, बहुत बढ़िया राइटर भी हो सकता है होने को, तो ये चीजें भी वो बहुत शो करता है, और मिक्स भी हो सकता है, जहां पे जातक कहे कि हम क्या करें, हमको तो बहुत चीजें आती हैं और अंततः वो कुछ नहीं कर पाता, तो ये चीजें भी देखिए शो करता है। लास्ट में केतु महाराज अगर आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में बैठे होते हैं, तो पूर्व जन्म से क्या स्किल लेके आता है जातक, देखिए कैलकुलेशंस की, मैथ्स की स्किल लेके आएगा, एक बॉर्न मैथमेटिशियन होगा वो जातक, जब केतु महाराज जो है वो नवमांश कुंडली में फर्स्ट में, फिफ्थ में या नाइन्थ में बैठे होंगे। बहुत छोटी मशीन्स, छोटे पुर्जे, इन सारी चीजों में काम करने की दक्षता उसके पास होगी, चाहे वो पुर्जे किसी भी प्रकार के हों, छोटे से छोटे होंगे, जो माइन्यूट कंप्यूटर के कह लीजिए, मशीनरी के कह लीजिए, उसमें काम करने की उसको दक्षता होगी। एब्सोल्यूट परफेक्शन, ये काम ऐसा होना चाहिए, ये वाला स्किल लेके वो पैदा होंगे। बारीक से बारीक काम करना, उन चीजों में उसकी देखिए दक्षता होगी। कहीं ना कहीं जातक में वैराग्य से संबंधित बहुत बड़ी उत्कंठा होगी अगर केतु महाराज फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ में नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं। वो अवश्य अपना रास्ता तलाश करेगा ऐसा जातक। और अगर वहां पे सैटर्न के साथ इसका कंजंक्शन हो जाता है तो आप यूं कह सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ सैटर्न के साथ इस केतु का कंजंक्शन होता है तब देखिए कहीं ना कहीं फेकनेस की स्किल लेके आता है वो, जिसको कहा जाए दिखावे की। अगर नवमांश कुंडली के फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में सैटर्न और केतु साथ में बैठे हुए हैं तो जो कार्य कर रहा है या जो कार्य करने की या दिखाने की कोशिश कर रहा है वो छलावा भर हो सकता है, ये याद रखिएगा। लेकिन ऐसे में केतु अगर वीनस और शनि ये तीनों जने साथ में बैठे हुए हैं किसी की पत्रिका में नवमांश कुंडली में फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ में, वो ग्रेट तपस्या, ग्रेट मिस्टिकल पावर्स को शो करता है, उन स्किल्स को शो करता है, या जिसको कहा जाए परफेक्शन, गहराई से गहराई वाले काम, छोटे से छोटे कामों में उसको परफेक्शन होता है, मैथ्स के साथ जो केतु का मैंने आपको बताई। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, काफी नॉलेज भी आपको प्राप्त होगी इससे। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे शेयर अवश्य करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।